अभी हम एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एरिया वेक्टर को जानते हैं। हम लोग अभी तक एरिया को एक स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, लेकिन एक्चुअली एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, उसे समझते हैं। तो जो भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसमें मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड तो मालूम कर सकते हैं मैथमेटिकल फार्मूला से। रेक्टेंगुलर एरिया है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर, और सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर। लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इसे अभी हम जानेंगे। सबसे पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर देखा जाए तो हम इसे मान लिया एक्स वाई जेड। एक्स का डायरेक्शन आई कैप, वाई के लिए जे कैप, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन बताता है के कैप, यूनिट वेक्टर से आई जे और के। यदि हम एक रेक्टेंगुलर प्लेट को कंसिडर करें, मान लो ये है पी क्यू और एस, और इसका साइड ये है 3 मीटर मान लिया, ये है 4 मीटर। तो अगर कोई पूछे कि इसका एरिया कितना है, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम तुरंत में बता देंगे 3 इंटू 4 12 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें यदि कोई पूछे यहाँ कि इस पी क्यू आर एस रेक्टेंगुलर प्लेट या सरफेस का डायरेक्शन किधर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इस एरिया का डायरेक्शन क्या है, तो हमें याद रखना है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इसके सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे है उसको समझते हैं। तो मान लिया ये जो लेंथ है, मान लिया तो लेंथ एक्स एक्सिस के अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट, और जो इसका ब्रेड्थ है वो है वाई एक्सिस के अबाउट। इसका मतलब यह है कि यह जो रेक्टेंगुलर प्लेट है वह एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा है। यह एक्स वाई प्लेन पर है। तो जब ये एक्स वाई प्लेन पर है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, अभी हमने जाना एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अब इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर ये होगा, और इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होता है। तो इस पी क्यू आर एस एरिया का डायरेक्शन होगा अबाउट जेड एक्सिस। तो हमने यहाँ से सीखा कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे आउटवर्ड बाहर भी जा सकता है अबाउट पॉजिटिव जेड एक्सिस, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर और इनवर्ड भी हो सकता है, अंदर की ओर भी जा सकता है अबाउट नेगेटिव जेड एक्सिस, अबाउट नेगेटिव जेड एक्सिस। तो यहाँ पर दोनों सही है। तो हम इसे अगर इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो 12 इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा के कैप अबाउट पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये भी सही है। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे 12 माइनस के कैप यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस, यानी कि इसे लिख सकते हैं -12 के कैप, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर यह याद रखना है कि यदि कोई स्टूडेंट इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस के अबाउट लेकर के चलता है तो उसे पूरे प्रॉब्लम में, मीन्स पूरे क्वेश्चन के अंत तक उसे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस ही लेना होगा। और यदि कोई शुरू से इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस के अबाउट लेकर के चलता है तो उसे पूरे क्वेश्चन में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस ही लेना है बस। अगर हम इस सर्कुलर प्लेट के कंसीडर करें, यह मान लिया एक सर्कुलर प्लेट है जिसका रेडियस r है, और यह जो प्लेट है यह मान लिया एक्स जेड प्लेन पर लाई कर रहा है, यह है एक्स जेड प्लेन पर इस तरीके से। तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस के अबाउट होगा, तो ये इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो हम इसका एरिया वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड, चूंकि ये सर्कुलर प्लेट है तो इसका सरफेस एरिया हो गया पाई r स्क्वायर,
और इसका डायरेक्शन, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट होगा, तो इसे जेकेब भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस भी लिख सकते हैं, और या तो इसे पाई आर स्क्वायर माइनस जेकेब भी लिखा जा सकता है। तो दोनों करेक्ट है। हमने यहाँ से सीखा कि इस सर्कुलर प्लेट के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सिंस यहाँ यह सर्कुलर प्लेट एक्स जेड प्लेन पर लाई कर रहा है, इस कारण इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब अबाउट वाई एक्सिस होगा। लेकिन यह पॉजिटिव वाई एक्सिस भी हो सकता है और नेगेटिव वाई एक्सिस भी हो सकता है, तो यह दोनों सही है। अगर कोई पॉजिटिव वाई एक्सिस लेकर के चलता है तो पूरे प्रॉब्लम में उसे पॉजिटिव वाई एक्सिस लेना है, और कोई नेगेटिव वाई एक्सिस लेकर के चलता है तो पूरे प्रॉब्लम में उसे नेगेटिव वाई एक्सिस लेकर के चलना है। लेकिन यदि हम क्लोज्ड सरफेस की बात करें, क्लोज्ड सरफेस जैसे मान लिया यहाँ पर ये स्फीयर क्लोज्ड सरफेस है, तो क्लोज्ड सरफेस जैसे ये स्फीयर है, नॉट सर्कल, तो इसके लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो इसके सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल, तो इसके सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल इस सरफेस पर देखा जाए तो आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर इधर होगा, एन कैप एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए एरिया वेक्टर को देखा जाए इधर होगा, नॉर्मल टू दिस सरफेस एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, normal to this surface and directed outwards, normal to this surface and directed outwards, normal to this surface and directed outwards, इनवर्ड नहीं होगा क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज्ड सरफेस का एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहां पर एक क्यूब है, ये क्लोज सरफेस, तो इस क्यूब के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मल टू दिस सरफेस एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, नॉर्मल टू दिस सरफेस एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। इसके लिए किधर, इसके लिए भी आउटवर्ड्स, इधर बाहर, इसके लिए ये भी बाहर। तो इसे हमें याद रखना है। तो अभी एरिया वेक्टर में हमने जाना कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन, अगर ओपन सरफेस की बात करें जैसे रेक्टेंगुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, तो ये सारा ओपन सरफेसेज है। तो ओपन सरफेसेज के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। लेकिन यदि हम क्लोज्ड सरफेस की बात करें तो क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होता है। अभी हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, लेकिन इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत अधिक होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजली स्पेस्ड होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके कंपैरिजन में कमज़ोर है, वीकर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया in an electric field represents the number of electric field lines crossing this area। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो किसी एरिया से क्रॉस करती है। तो जब किसी सर्टेन एरिया से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे तो हम कहेंगे कि वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अधिक है, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया से क्रॉस कर रही है। और जब किसी सर्टेन एरिया से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कम है। इसे समझने के लिए मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पर हम एक एरिया को रख दिए, सरफेस एरिया, तो हम पाते हैं कि इस सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं। और यदि सेम सरफेस एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा जाए जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीकर है इसके कंपैरिजन में, तो हम पाते हैं इसके कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से गुजर रही हैं, जबकि एरिया दोनों का सेम है।
ये भी एरिया और ये एरिया दोनों का इक्वल है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अधिक होने के कारण ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से क्रॉस कर रही हैं, और एरिया यहाँ का भी सेम है, ये भी एरिया इक्वल है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होने के कारण यहाँ कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। तो पहला चीज़ हमने सीखा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। दूसरा, यह एरिया पर भी डिपेंड करती है। एरिया पर डिपेंड कैसे करती है, इसे समझने के लिए मान लिया ये एरिया को, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वही है, लेकिन हम यदि एरिया को कम कर दें, इतना कर दें, तो क्या अब उतनी ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से क्रॉस कर रही है? नहीं, अब तो कम नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दूसरा फैक्टर एरिया पर डिपेंड करते हैं। तो अभी हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो फैक्टर पर अभी डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा सरफेस एरिया पर। लेकिन क्या ये दो चीज पर ही डिपेंड करेगी कि और कुछ हो सकता है? अभी हम यदि इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माने और ये कोई सरफेस एरिया है, तो मान लिया जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है तो यहां पर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से क्रॉस कर रही है। क्लियर? तो अभी एरिया इतना और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से क्रॉस कर रही है। लेकिन यदि हम इस सरफेस एरिया को रोटेट करते हैं, ठीक है, तो अगर इसे हम रोटेट कर दें इस तरीके से, तो क्या अब उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है? नहीं, कम हो गई। अब और कम, अब हो सकता है एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया से क्रॉस नहीं कर रही है। तो हमने पाया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है, यानी कि थीटा पर भी। समझते हैं इसे कैसे। मान लीजिए ये एरिया वेक्टर है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमें मालूम है, जो परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस होता है। तो मान लीजिए ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एन कैप, जो कि परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस है, और ये जो एरोज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इस एरिया वेक्टर से थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। तो हमने पाया कि ये जो एंगल थीटा है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। मान लो ये सरफेस एरिया है और इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस ऐसा माना गया, तो ये एन कैप है जो कि बाहर की ओर जा रहा है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये एरिया वेक्टर दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो जब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जब 0 डिग्री है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से क्रॉस करेगी। तो जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ई लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात हो रही है। कभी कभी सिंपली फाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने पाया कि जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा किसके बीच का एंगल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, वो जब 0 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम है। अब यदि ये एरिया को रोटेट किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में अलोंग थी, इसके अलोंग ही जा रही थी पहले भी, अब इनके बीच का एंगल कितना आता है, 90 डिग्री। तो अब हम देख पा रहे हैं अगर ये 90 डिग्री पर है ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, तो थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से होकर के पास नहीं कर रही। तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0, और जब 0 डिग्री तो इसका वैल्यू मैक्सिमम।
तो यहाँ पर इनके बीच में जो वेरिएशन है वो कॉस थीटा का चल रहा है। किसका? कॉस थीटा का। क्योंकि हमें मालूम है कि cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 जो कि उसका मैक्सिमम वैल्यू, और cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0 जो उसका 0 वैल्यू है। तो अभी हमने पाया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम, और जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स का वैल्यू 0। और ऐसा वेरिएशन होता है कॉस के लिए, क्योंकि कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू मैक्सिमम और कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर जो है ये आपस में कॉस के साथ रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस एरिया, और तीसरा दोनों के बीच में ओरिएंटेशन पर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मिलता है, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से प्रिंट किया जाए और ये छोटा सा सरफेस एरिया ds से क्रॉस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो इसे डी फाई ई लिखा गया है। और फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रही है इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। और हमें मालूम है E डॉट डी एस यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये ए बी कॉस थीटा में टूटता है, तो E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ये हो जाएगा E डी एस कॉस थीटा। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया, जहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एस एरिया वेक्टर के सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थीटा E वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए निकाला जाता है, फॉर क्लोज्ड सरफेस, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मालूम करना है किसी क्लोज सरफेस के लिए, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। डी फाई ई, ये तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और यहाँ पर क्लोज, ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है कि हम इंटीग्रेशन किसी क्लोज सरफेस के लिए किया जा रहा है। तो डी फाई, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसे हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी स्मॉल एलिमेंट एरिया के लिए। इसके स्पेशल केसेज को देखते हैं। फर्स्ट नंबर, when electric field is touching the surface tangentially। इसका मतलब यह है कि यदि ये सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर हम इसे ऐसे माने upwards, perpendicular to the surface and directed upwards, it is the direction of area vector। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे गुजर रही है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं फिगर के थ्रू। मान लीजिए ये मेरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एन कैप इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो हम अगर इस फॉर्मूला में जाएं, अगर ये डी एस वेक्टर है, एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, देन डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0, तो 0 से प्रोडक्ट होगा, तो डी फाई ई फ्लक्स का भी वैल्यू 0। तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस नहीं करेगी जब अगर सरफेस एरिया ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे क्रॉस कर रहे हैं टेंजेंशियली, तो 90 डिग्री एरिया वेक्टर ऊपर, तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा।
सेकंड केस यदि देखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है सरफेस का, चलिए इसे समझते हैं। मान लो ये एरिया वेक्टर जिसका डायरेक्शन n के परपेंडिकुलर टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से गुजर रहे हैं। ये इसका एरिया वेक्टर इधर बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री इस तरीके से सेम डायरेक्शन है, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। फॉर्मूला में जाएं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई स्मॉल सरफेस डी एस वैक्टर के लिए ई डी एस कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ई डी एस 1 इक्वल्स टू ई डी एस, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अगर इसी को जब हम ऑपोजिट ले लेते हैं, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर लिया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसके ऑपोजिट आती, तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री ऑपोजिट हो जाती और कॉस 180 इक्वल्स टू -1, तो फ्लक्स नेगेटिव आता। तो इस तरीके से हमने पाया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है, नहीं भूलना है हमें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसका वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट मालूम करते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि मालूम करना है तो हमें मालूम होना चाहिए फ्लक्स, फ्लक्स का यूनिट अगर मालूम किया जाए तो ये प्रोडक्ट होगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यूनिट ऑफ एरिया वेक्टर, या तो एरिया, इसे लिख सकते हैं यूनिट ऑफ ई इंटू यूनिट ऑफ एरिया, एरिया को मान लिया एरिया ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमें मालूम था न्यूटन पर कूलम और एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट आ गया फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसे याद रखना है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और हम चाहें तो यहीं से इसका डायमेंशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है यूनिट से न्यूटन, और न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशंस हमें मालूम है m1 L1 T−2 और इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। मीटर स्क्वायर, मीटर यूनिट है लेंथ का, तो हमने लिख दिया लेंथ और ऊपर में स्क्वायर। कूलम, C स्टैंड्स फॉर कूलम एंड कूलम इज यूनिट ऑफ चार्ज, और चार्ज का डायमेंशंस हमने पाया था 80 इनवर्स, तो यहाँ पर इनवर्स लगा दिया। देन फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशंस होगा m1 L1 T−2 L स्क्वायर A इनवर्स T इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। देन फाई ई इक्वल्स टू m और कहीं नहीं है तो लिख दीजिए m L1 2 3 T−3 A इनवर्स 1, तो ये डायमेंशंस है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या सीखा उसे जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरीक़ा से डिफाइन किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया, मतलब किसी एरिया को माने एरिया वेक्टर को, और उस एरिया से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मानते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला किसी स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए डी फाई ई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और डॉट लगा है चूँकि ये स्केलर है तो ये टूट जाता है ई डी एस कॉस थीटा में, तो ये टूट जाता है ई डी एस कॉस थीटा में। और जब किसी क्लोज सरफेस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना हो
तो हम इसे इंटीग्रेट करके मालूम करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हमें याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसका डायमेंशंस हमने अभी जस्ट मालूम किया।